हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे एस्टेट 2020 का जनरल पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 से जनरल पार्ट स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, 5 व्यक्तियों में से यानी कि पी क्यू आर एस टी में से टी आर और एस से छोटा है, क्यू टी जितना लंबा नहीं है लेकिन एक व्यक्ति से लंबा है, आर एक व्यक्ति से छोटा है, तो इनमें से कौन सबसे लंबा है। हमें ये बताना सबसे लंबा कौन है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि टी आर और एस से छोटा है। ठीक है, हम यहाँ लगा लेते हैं कि जो टी है वो आर से और एस भी यहीं होगा कहीं, ऐसे दोनों से छोटा है। ठीक है, जो छोटा होगा उसको हम नीचे रखेंगे और जो बड़ा होगा उसको हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या कहता है, क्यू टी जितना लंबा नहीं है लेकिन एक व्यक्ति से लंबा है। क्यू जो है यहाँ पर मतलब कि क्यू जो है टी के बराबर तो है नहीं, या ना ही टी से लंबा है और टी से ज़्यादा लंबा भी नहीं है। मतलब टी के बराबर तो है ही नहीं, वो ना उससे ज़्यादा लंबा है, यानी कि क्यू जो है कहीं ना कहीं टी से नीचे है, लेकिन एक व्यक्ति से लंबा है। एक व्यक्ति से लंबा है, देखते हैं वो किसे लंबा है, बाद में पता लगेगा। आर एक व्यक्ति से छोटा है, इनमें से कौन सबसे लंबा है। अब आर एक व्यक्ति छोटा है और टी जो है आर और एस से दोनों से छोटा है, और आर एक व्यक्ति से छोटा है, तो यानी कि आर जो है वो एस से छोटा होगा, यानी कि एस यहाँ ना होकर कहीं एस यहाँ होगा। और जो क्यू की कंडीशन थी, क्यू जो है एक व्यक्ति से लंबा है, क्या बच गया हमारे पास, पी बच गया। तो यानी कि क्यू जो है वो पी से लंबा है, यानी पी क्यू टी एस आर, ये सीरीज़ बनेगी। और पूछा है इसमें से कौन सा लंबा है, तो यानी एस हमारे पास सबसे लंबा है और एस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्या दी गई है, 2:3:4 की रेशो में दी गई है, उनके क्यूब का यानी घन का योग दिया गया है। ये तो संख्याएं क्या है। एक तो हम इनको मान लेते हैं कि 2x संख्या है और 3x है और 4x है। फिर इनका क्यूब करें, क्यूब करके फिर इनको ऐड करके तब इसके बराबर रखें, वहाँ से x की वैल्यू आएगी। ठीक है, x की वैल्यू आएगी, फिर x को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x की वैल्यू, 3x की वैल्यू, 4x की वैल्यू। एक तो ये हो गया लंबा तरीका। ठीक है, तो और एक करते हैं यूनिट डिजिट से, ताकि हम इसे हम ऑप्शन मेथड से ज़्यादा आसानी रहेगी इसके लिए। अब क्वेश्चन में दिया गया है क्यूब का योग जो है 33,957 है। क्या 4, 6 और 8, क्या इनका क्यूब करने के बाद 33,000 आएगा? नहीं, बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया। अब इसका देखते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इसका दिया गया है 7। अब इन सभी यूनिट डिजिट का हम क्यूब कर लेते हैं। जो यूनिट डिजिट क्यूब करने पर हमको 7 देगी वो आंसर हो जाएगा। 8 का क्यूब होता है 512, यानी यूनिट डिजिट क्या होगी 2। 12 का होता है 1728, यानी कि, या फिर यूनिट डिजिट का ही क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, 2 का क्यूब होता है लास्ट में 8, 6 का क्यूब कितना ही कर लो लास्ट में 6 देगा, 6 और 2 8, 8 दूनी 16, यानी यूनिट डिजिट कितनी बनी 6, यानी ये भी नहीं है। अब इसका क्यूब करते हैं, 4 का, 8 का और 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, लास्ट में 8 बनेगा। 8 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 2 बनेगा। 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौक 16 चौके 64, यानी कि 4 बनता है। 8 और 10 4 14, यूनिट डिजिट बनती है 4, यानी ये भी नहीं है, तो एक ही आंसर बचा। या फिर कैलकुलेट कर लो, 8 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी बनेगी, 8 का बनेगी 2 और 1 की 1 और 4 चौक 16 चौके 64, यानी कि 4, तो 4 2 6 और 1 7, इनका सम कितना आ गया, 7 के बराबर आ गया, और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये ज़्यादा ईजी पड़ता है, बजाय इनको एक्स मान के फिर क्यूब करके फिर एक्स की वैल्यू निकाल के फिर मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक्स का पिता है, बी वाई की माता है, एक्स और जेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक्स का पिता है, बी वाई की माता है, एक्स और जेड की बहन वाई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमें कौन सा गलत है इनमें से वो बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ए जो है एक्स का पिता है। अब ए जो है एक्स का पिता है, ठीक है, हम जनरेशन को एक जनरेशन को एक सीक्वेंस में रखेंगे, यानी ए जो है वो एक्स का पिता है। अगर मेल हो तो हम पॉजिटिव रख लेंगे, फीमेल होगी तो उसको हम नेगेटिव रखेंगे ऊपर। तो बी वाई की माता है, यहाँ पे बी इसकी सेम जनरेशन है, यानी कि बी वाई की माता है, यानी इसको नेगेटिव कर दिया। एक्स जेड और वाई की बहन है,
अब x जो है वो z और y की बहन है, z यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। अब ये इसकी भी बहन है और इसकी भी बहन है, यानी कि नेगेटिव है, ठीक है। ये दोनों की बहन है। अब ये दोनों भाई सारे भाई बहन हो गए, यानी कि हस्बैंड वाइफ हो गए। बस पूछा क्या है, बी जेड की माता है, बी जो है जेड की माता, हाँ नेगेटिव यानी फीमेल है ये तो ठीक है। अब एक्स जेड की बहन है, ये तो दिया गया था, एक्स जो है वाई और जेड दोनों की बहन है, ये भी ठीक है। बी जो है ए की पत्नी है, बी ए की पत्नी है, ये भी ठीक है। क्या वाई ए का पुत्र है, वाई ए का पुत्र है, ये बताना है हमको। तो यहाँ से क्या दिया गया था, एक्स और जेड की बहन वाई है, एक्स और जेड की बहन वाई, यानी कि इसका तो पता नहीं हमें क्या है, लेकिन ये जो है ये फीमेल है। एक्स और जेड इन दोनों की बहन है वाई, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया, कहा गया है कि वाई जो है ए का पुत्र है, ये तो फीमेल है, हमसे कहा गया मेल, यानी ये तो गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व दिशा में मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह उत्तर दिशा की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। तो प्रारंभ डिस्टेंस बताने कितनी चलेगा। अब मैप के अकॉर्डिंग हमारे पास होती है ये, यानी कि ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ। तो पहला कहाँ जाता है, ये व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर, मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, पूर्व की ओर चला 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया, दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद चला वो 5 किलोमीटर, फिर वह मुड़ गया वापस पूर्व की ओर मुड़ने के बाद फिर चला 2 किलोमीटर, उसके बाद फिर उत्तर की ओर मुड़ गया, फिर चला 9 किलोमीटर। अब वापस उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर जाएगा यानी कि 9 किलोमीटर जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस दी गई कितनी, 5, तो 5 तो ये होगी, कितनी बचेगी 4, टोटल होगी 9। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वो कितनी दूरी पर है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस 2 थी हमारे पास, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की 2 हो गई और ये 1 थी, तो अब ये टोटल कितनी हो गई 3, यानी कि ये जो पूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, अब 3 हो गई, 3 ये हो गई, 4 ये हो गई, और 3 और 4 ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, और ये कितनी होगी 5, ट्रिपलेट से कि 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 5 किलोमीटर हो गया राइट एंगल ट्रायंगल से। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पर बताना है इस सीक्वेंस में क्या होगा। तो जैसे डी और ये पी चल रहा है, फिर बी चल रहा है, इसे नेक्स्ट क्या होगा, डी का ABCD का जो प्लेस होता है वो 4 होता है, पी का होता है 16, बी का होता है 2। इसको आपको याद करना होगा, ए से लेकर जेड तक के आपको नंबर याद होने चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए, तभी आप उसको कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको ABCD लिखने में लिखोगे, उनका नंबर लिखोगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। आपको याद होने चाहिए बस ये, जैसे D 4 पे होता है, ठीक है, और H जो होता है वो 8 पे होता है, L 12 पे होता है, T 20 पे होता है, X 24 पे होता है, F 6 पे होता है और ये 10 पे होता है, ठीक है। तो अब सीक्वेंस ले लेते हैं। पहले क्या 4 से 16, 16 से फिर क्या 2, 4 से 16 कितना हुआ +12, और 16 से अगर वापस 2 जाएंगे यानी कि 16 से +10 करेंगे 26, यानी कि जेड आ जाएगा, उसके बाद 2 यानी 10 और 2 12, यहाँ पे दोबारा फिर 12 ऐड हुए, यानी कि 12 ऐड कर रहे हैं। अगर 2 में दोबारा 12 ऐड करें तो कितना बचेगा 14, और 14 पे कौन सा अक्षर होता है n, ठीक है। यानी कि जो भी आंसर होगा उसके स्टार्टिंग में n होना चाहिए, ना ही यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, एक ही आंसर है, ठीक है। अब आगे करने की जरूरत तो है नहीं, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे 8 है, 8 कितना गया 20, यानी कि +12 हुआ, फिर 20 से नेक्स्ट 6 गया, यानी कि 20 से पहले 26 गए तो 6 और 6 ये हो गए 12, 12 यहाँ ऐड हुआ। अब 6 से नेक्स्ट हमें जाना है, 6 से नेक्स्ट जाना +12 यानी कि 18, 18 पे क्या होता है हमारा r, तो n के बाद आएगा r, और r यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 पुरुष एक कार्य को करने के लिए 18 दिन लेते हैं, जबकि 12 स्त्रियाँ इस कार्य के 3/4 भाग को 18 दिन में पूरा करती है। तो उस कार्य को 10 पुरुष और 8 स्त्रियाँ एक साथ कार्य करें कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मान लेते हैं कि 12 मेल है और 18 दिन में काम को पूरा करते हैं, यानी टोटल काम तो ये हो गया, और कितना काम हो गया 1 यूनिट। इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास MDH डिवाइड बाई वर्क, ठीक है, और यही MDH डिवाइड बाई वर्क, ये दोनों बराबर होते हैं।
M1D1H1 M2D2H2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है मैन डे आवर बटे में वर्क, मैन डे आवर वर्क। तो मैन हो गई 12, 18 इनको घंटे दिन लगे और एक काम किया, जबकि 12 वूमेन थी, उसका कार्य वो 3/4 भाग यानी कि 3/4 काम हुआ है किस दिन में, 18 दिन में, ठीक है। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेंगे इनकी। 4 घूम के ऊपर चला जाएगा, 3 से 12 कट जाएगा 4 पे, तो ये और 18 से 18 दिन है ना, ठीक है। 18 से 18 कट गया, 12 से 12 कट गया, तो यानी कि नहीं 4 यहाँ नहीं आएगा ना, 3/4 है, तो मैन इज इक्वल टू 4/3 वुमेन, 3 साइड आ जाएगा, यानी कि 3 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन। अब मैन की एफिशिएंसी आ गई 4, यानी कि मैन की वैल्यू आ गई 4, वुमेन की आ गई 3, ये आ गया एफिशिएंसी का रेशो। ये मैन जो है एक दिन में 4 काम करता है, वुमेन 3 काम करती है। अब पूछा गया है कि 10 पुरुष और 8 स्त्रियाँ इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। अब या तो यहाँ पे रख लो m की वैल्यू 4 या फिर 3 वैल्यू यहाँ रख लो, वहीं से टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क हो जाएगा 4 की वैल्यू को यहाँ रखते हैं तो 12 × 4 × में 18, ये टोटल वर्क हो गया। अब इस काम को करवाना किससे, 10 पुरुष और 8 स्त्रियाँ, यानी कि 10 मैन से प्लस और 8 वुमेन से, इसको हमें डिवाइड करवाना टोटल काम को। मैन की एफिशिएंसी कितनी थी 4, 10 चौक तो 10 × में 4 ये हो गया, प्लस 8 और वुमेन कितनी है 3 की एफिशिएंसी से, तो यहाँ से हो जाएगा टोटल एफिशिएंसी 10 चौक 40 और 8 × 24, यानी कि 64 एफिशिएंसी होगी। टोटल वर्क ये हो गया। तो डे कितने लगेंगे, डे लगेंगे हमारे पास 12 × 4 × में 18, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 64, काट देते हैं, 4 से काटेंगे 16, ठीक है। 2 4 चौक 16 और 4 थी 12, 4 चौक नहीं 18 आ गया, तो 18 30 में तो कटेगा नहीं, 4 से 4 आ गया, 2 से काट लेते हैं, 2 नहीं 18, 2 नहीं 4, तो 9 30 27/2 यानी कि 13.5 दिन, ठीक है। ये आंसर आ गया। तो देखा जल्दी से सॉल्व हो जाएगा इसी से कि हमने मैन तो जो था वो MDH का फॉर्मूला लगाया, टोटल वर्क को बराबर करा, सिर्फ एफिशिएंसी निकालनी थी, एफिशिएंसी निकाल के वापस यहाँ पुट कर दी, टोटल वर्क आ गया, या फिर यहाँ पुट करो या यहाँ पुट करो, वहाँ से टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क को फिर किससे करवाना, 10 पुरुष से और 8 स्त्रियाँ से, तो एक मेल करता है 4 काम एक दिन में, तो 10 × में 4 40, 8 × में 3 24, टोटल एफिशिएंसी होगी। टोटल वर्क हमने निकाला था वैल्यू पुट करके, तो इसे डिवाइड करा दिया, तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए 13.5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या को दुगनी करने पर उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि दुगनी करने पर, पहले उसकी रेडियस थी 1, ठीक है, अब उसकी रेडियस होगी 2। पहले जो उसका वॉल्यूम था, वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, यानी कि 4/3 πr³। अब ये चीज़ तो हमारे पास कांस्टेंट है, दोनों में कांस्टेंट रहेगी, पहले टर्म भी कांस्टेंट है, दूसरे टर्म में भी कांस्टेंट है, इंक्रीज करने के बाद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, फ़र्क पड़ेगा r³ से। पहले रेडियस r थी, अब रेडियस होगी 2 रेशो में। अब इसका क्यूब करते फर्स्ट टाइम पे तो 1 बनेगा वॉल्यूम, अगर 2 का क्यूब करेंगे तो कितना बनेगा 8। तो कितना % वृद्धि पूछी है इसने, वृद्धि कितनी होगी 7 की, कितने पे 1 पे, 7/1 × में 100, यानी कि 700% वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जस्ट 2 सेकंड का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को 24 रुपये में बेचता है, तो वस्तु के मूल्य के बराबर लाभ % होता है, प्रतिशत लाभ होता है वस्तु का, CP बताना हमें, ठीक है। तो यहाँ से 2 तरीके हैं, या तो ऑप्शन से कर लो या फिर x मान के करना पड़ेगा। पहले x मान लेते हैं हमारे पास x उसका कॉस्ट प्राइस था प्लस, तो x कॉस्ट प्राइस पे x ही % प्रॉफिट हुआ है, तो यानी कि x पे x % प्रॉफिट हुआ है, तो CP और प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना है 24। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 100x प्लस x² इज इक्वल टू 2400। अब ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक, x² प्लस 100x माइनस 2400 इक्वल टू 0,
ठीक है, ये बन गई हमारे पास। अब या तो इसमें एक्स को क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो या फिर एक्स की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर लो। अब 2400 है, ठीक है, लास्ट में डबल ज़ीरो है, सबसे पहले 20 को उठाना आसान रहेगा क्योंकि इसमें ज़ीरो है, तो ज़ीरो वैल्यू पुट करेंगे, 20 वैल्यू पुट करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400 और 2000 2400, यानी कि इसका आंसर हो गया। इसको जीरो सेटिस्फाई कर देगा तो आंसर हो गया 20। या फिर एक तो तरीका होगा ये, सेकंड तरीका ये होगा कि ऑप्शन में से वो वैल्यू उठानी है जिसका परसेंट करने पर, उतना ही परसेंट करने पर हमारे को क्या बन जाए, सेलिंग प्राइस मिल जाए। जैसे हमने उठाया 20, ठीक है, 20 का 20 ही परसेंट करें प्लस 20 का अगर 20% करेंगे तो कितना होना है 4, तो 20 + 4 कितना हो गया 24। बस सिंपल, 24 हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। 20 का 20 ही परसेंट करना था प्रॉफिट, तो 20 सेलिंग प्राइस और उतना ही परसेंट प्रॉफिट, तो 4 और 20 + 4 24, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में दिया गया 15 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें 7 हिंदी पढ़ते हैं और 8 इंग्लिश पढ़ते हैं, 3 कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ता, तो कितने व्यक्ति जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम ए यूनियन बी इंटर और उसका ट्रांसपोज तरीके करेंगे तो काफ़ी लेंथी पड़ जाएगा, तो इसको हम शॉर्ट तरीके से करेंगे कि 7 जो है वो हिंदी पढ़ते हैं, मान लेते हैं टोटल 15 है और 15 के 15 ही हिंदी पढ़ते हैं, सपोज करते हैं, नहीं 15 में से जो है अगर सारे ही हिंदी पढ़ते, ठीक है, तो अगर सारे ही हिंदी पढ़ते तो उनमें से 7 हिंदी हमको दिए गए हैं कि 7 हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है। अगर 7 हिंदी पढ़ते हैं और नहीं पढ़ने वाले क्या हो गए, अगर नहीं, यानी कि नहीं पढ़ने वाले कितने हो गए, अगर 7 हिंदी पढ़ रहे हैं, अगर टोटल हिंदी पढ़ने वाले होते हैं 15, 7 हिंदी पढ़ रहे हैं तो यानी कि 8 हिंदी नहीं पढ़ रहे। अगर इंग्लिश की बात करूँ तो 8 इंग्लिश पढ़ते हैं, अगर सारे ही इंग्लिश पढ़ते 15 लेकिन दिए गए हैं 8, इसका मतलब है कि यानी 7 इंग्लिश नहीं पढ़ते, यानी कि हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे। और 3 तो कोई पढ़ता ही नहीं, यानी कि 3 भी नहीं हो गए, ठीक है, क्योंकि दोनों में यहाँ पे दिया गया कोई भी नहीं पढ़ता, इसलिए हम क्वेश्चन को नहीं से ज़्यादा सॉल्व करेंगे ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा नेगेटिव से। तो अब बना लेते हैं इसका डायग्राम, वेन डायग्राम। 3 तो कोई पढ़ता ही नहीं, यानी इंटरसेक्शन में 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे यहाँ नीचे बना लेते हैं इसका डायग्राम, यहाँ बना लेते हैं अच्छा सा कि 3 तो कोई पढ़ता ही नहीं और हिंदी, यानी कि ये हिंदी का है, ये इंग्लिश का है, और 3 यहाँ आ गए, टोटल हमारे पास ये 8 है, ये 7 है, तो 3 यहाँ आ गए तो ये 5 ये बन गया, 3 यहाँ आ गए तो 4 ये बन गया, तो टोटल कितने हो गए, टोटल नहीं वाले हो गए कि कोई भी नहीं पढ़ता, 5 और 3 8 और 4 12, यानी कि 12 वे हो गए जो नहीं पढ़ते, कोई भी दोनों, मतलब दोनों लैंग्वेज नहीं पढ़ते। तो इसने पूछा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, तो टोटल में से अगर -12 कर देना 3 आंसर वो हो जाएगा कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, टोटल मान लिया हिंदी को कि टोटल ही हमारे पास 15 थे कि 15 के 15 पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया 7, यानी कि 8 नहीं पढ़ रहे। ऐसे ही 8 इंग्लिश पढ़ते हैं, क्वेश्चन में दिया गया, लेकिन 15 हमने मानना था, तो 7 नहीं पढ़ रहे, और 3 क्वेश्चन में दिया गया 3 नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो इसको हमने वेन डायग्राम डाल दिया, डायग्राम के बाद माइनस कर दिया फिर टोटल में से, क्योंकि नहीं वाले हमने निकाले थे और इसने पूछा दोनों पढ़ते हैं, वो नहीं पूछा था तो हमने निकाल दिया। पी और क्यू दोनों प्रीमियर संख्या हैं, तो इसका हमें वैल्यू निकाल लिए हैं, इसका जस्ट रेशनलाइज करना है, ठीक है। रेशनलाइज करके ऊपर जाएगा, दोनों साइड कंपेयर करेंगे और पी और क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर 3% पर एनम रेट दी गई है, इतने रुपये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड। हमें CI दिया गया है, SI निकालना है। इस क्वेश्चन को जस्ट पढ़ते ही हमारा आंसर आना चाहिए 100 बिना देखे। कैसे, क्वेश्चन में दिया गया है CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास 101.5 रुपीज़ और रेट दी गई है हमको 3%, ठीक है। रेट अगर 3% है तो यहाँ से अब जो CI होता है, वो हमेशा ग्रेटर देन होता है SI से, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया गया हमको CI और हमसे पूछा है SI, क्या अब SI CI से ग्रेटर होगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये दोनों से बड़े हो गए, 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। और
50 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 साल, अगर 3 को अगर हम 2 बार सक्सेसिवली डाल लें, यानी पहले साल में 3% ब्याज दें, उसके बाद फिर 3% ब्याज दें, तब ये तो इसका जस्ट डबल है, ये तो इसका डबल हो रखा है कि 50 का 100। ठीक है, अगर हम 10% भी रेट लेते हैं और 10% नेक्स्ट ईयर लेते, तब भी दोनों साल का 21% बनता है। जस्ट 21, सिर्फ 1% बढ़ता है यहाँ पर, 1%। और यहाँ पे तो पूरा 50% बढ़ा दिया गया है, देख रहे हो। तो इसलिए अगर 10% रेट होती तब भी 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो 21% होता CI, और SI होता हमारे पास 20%। अगर 10% रेट होती तब की बात है ये। ठीक है, तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के लिए तो सिंपल है कि x + y + z, वो x + y और xy का फॉर्मूला लगा लेंगे, या फिर 2 तरीके हैं। यहाँ क्या करें, यहाँ कर लेते हैं कि दिया गया 3% तो रेट है, और हम मान लेते हैं प्रिंसिपल को 100 रुपये, प्रिंसिपल हमने ये मान लिया, ये हो गया। तो 3% है तो 2 साल के लिए क्या होता है, x + y + xy / 100, ये नेट रेट आ जाएगी। 3 और 3 और x और y की वैल्यू 3 है, तो 3 और 3 6 + 3 × 9/100, यानी कि 6.09 नेट रेट आ गया। और 100 में 6.9% का अगर हम ब्याज देंगे तो कितना हो जाएगा, 106.09, और इसकी वैल्यू दी गई कितनी है, 101.5। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो, किसे जाएगा, 5 से। अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अब यहाँ से निकलेगा, अब हमको निकालना क्या है, 3% की रेट से CI निकालना है ना। तो यहाँ से 1% की वैल्यू, ये वैल्यू आई हमारे पास, ये दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया ना, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया, नहीं तो ये तो अमाउंट हो गया ना, ये नहीं आएगा। इसकी वैल्यू दी गई 6.09, CI होगा ना, ये 6.09 की वैल्यू दी गई 101 रुपये 5 पैसे। तो यहाँ से हमें निकालनी है 6% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये 2 साल का ऐसा ही हो जाएगा। तो 101/5/6.09 × 6। अब ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा काट के, तो आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वही सीक्वेंस वाला है, पहले A है, फिर 2 अक्षर है, ठीक है, 2 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 4 नंबर आएंगे, आगे 5 डिजिट है। आप ABCD की वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे 1 है, फिर ये 3 है, फिर ये 7 है, और ये हमारे पास 21 है। ठीक है, तो ये 2 बढ़ रहा है, ये 4 बढ़ रहा है, फिर ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा, ये अपने आप कर लेना। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज 108, फाइंड द रिमेनिंग 3 एंगल्स, द रिमेनिंग 3 एंगल्स आर इक्वल। अब क्वाड्रिलेटर है तो क्वाड्रिलेटर का सम कितना होता है, 360 एंगल होता है। एक एंगल दिया हमारे पास 108, 108 में से माइनस कर लेंगे तो कितना होगा, 108 और ये 42 नहीं 52 कितना, 160 में अगर 200 जोड़ दें 252 हो गया। 252 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 3 हमारे पास एंगल बचे, तीनों कॉमन है, तीनों एंगल सेम है तो यानी 3 × 24 और 3 × 12, यानी ये 84 डिग्री का ईच एंगल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही कितना है, वो है हमारे पास ये नॉर्थ यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, इसका क्वेश्चन है। ठीक है, ये अपने आप कर लेना आप। ठीक है, डायरेक्शन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक ड्राइवर तो हमें 12 नंबर दिया गया है, पेडिस्ट्रियन का नंबर दिया गया 20, एक्सीडेंट का नंबर दिया गया 16, तो CAR का नंबर हमें बताना है। तो इसका जो होगा वो, इसके जो प्लेस वैल्यू होगी, यानी D की होगी हमारे पास 4, और R की होगी हमारे पास 18, और I की होगी 9, V की होगी 22, E की वैल्यू होगी 5 और R की वैल्यू होगी 18। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसको प्लस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, हमारे पास 12 आना चाहिए। लिख लेते हैं 4 + 18 + 9, V की वैल्यू होगी 22, E की वैल्यू होगी हमारे पास 5 और ये होगा 18, 18 दूनी 36 और 4 40 और ये 22, 62 और 5 67 और 9 76। ठीक है, अब 67 9 76 तो हो गया। ठीक है, अब 76 को हमें 12 बनाना है, कैसे बनेगा ये,
देखते हैं कैसे बनेगा 76 का 12। ये बन गया 76 और 76 को अगर हम 12 बनाएंगे, 12 कैसे बनेगा ये, अभी तो इसका क्या बनेगा, डिवाइड करेंगे और नहीं, अभी इसका लॉजिक कुछ याद नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट बाद में कराएंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और एक ये है, इसकी सीक्वेंस है 5 और कितना बन गया ये 5 10 और 3 13। इसमें हमने क्या बताना है, गलत बताना है। ठीक है, तो 5 10 और 3 13, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52 और 3 55, 55 के बाद आ गया 69। तो ठीक है, ये भी हो रहा है 5 10 3 13 और 26 दूनी 52 और 3 55। अब ये कैसे गलत हो सकता है, नहीं इसका भी कुछ लॉजिक नहीं लग रहा। ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को मैं या तो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा या फिर कमेंट्स में इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो तब तक आप भी इनको ट्राई करना, अगर हो जाए तो कमेंट में डाल देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 की पावर x, 4 की पावर y, 8 की पावर z। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी क्या बनेगी। इसको हम पहले इसको ऐसे 2 की टर्म में लिख लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं 2 की पावर 2y इज इक्वल टू 2 की पावर 3z, और बेस अगर बराबर है तो पावर बराबर होगी x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z। ये हमारे पास एक इक्वालिटीज आ गई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब सभी को या तो x में चेंज कर लो या फिर y में चेंज कर लो, z में चेंज कर लो। ठीक, तो या तो हम इसको 2x मान ले। ठीक है, 2x मान लेते हैं, तो ये हो गया। और अब इसको हम इक्वालिटी बना लेते हैं। x की वैल्यू बनाएंगे हम 2y के बराबर, x हमारे पास 3z। ठीक है, तो इस x को लिखेंगे और यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे। तो x को लिखेंगे हम y, अब पूरे क्वेश्चन को हम y के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। नहीं, x बनाना ना हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी क्वेश्चन में x तो चाहिए। तो 1/2x प्लस 1/4y है। अगर इसको हम जो ब्रेक करेंगे यानी x बराबर है 2y, और अगर 4y करेंगे यानी कि 2x बराबर है 4y। ठीक है, अब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस, और 4z है 4z को अगर हम x में फॉर्म में लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 3z, और x/3 हो जाएगा z, और हमको चाहिए 4z। अगर इसको यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये बन जाएगा 1/4z की वैल्यू हो जाएगी 4x/3, यानी कि 4x/3। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 ऊपर चला गया, 1/2x 1/2x 1/4 एंड 3/4x। ठीक है, इक्वल टू 4 है ही, तो 1/2x कितना बनेगा, यानी x बनेगी 1/2x। ठीक है, यानी 2 × 2/2x यानी 1/x। इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ये बन गया 1/x प्लस 3/4x इज इक्वल टू 4। 4x इसका एलसीएम हो गया 4x, और एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस में 3 इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू कितनी हो गई 4 चौक 16, और 1/7/16 हो गई 4 3 7, और x की वैल्यू हो जाएगी 7/16 ये रहा। ठीक है, हमने कुछ नहीं, इसकी पहले पावर को ब्रेक कर लिया, नहीं पावर नहीं, इसको बेस को हमने ब्रेक कर लिया। वे बेस बराबर तो पावर बराबर होगी, हमें x की वैल्यू निकालनी थी, सभी को हमने x में कन्वर्ट कर लिया, सारी क्वालिटीज बराबर थी, उसके अकॉर्डिंग इसको हमने चेंज करके वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 किलोमीटर यात्रा में एक रेलगाड़ी प्रथम 60 किलोमीटर चलेगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और शेष 20 किलोमीटर चलेगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो संपूर्ण में हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। स्पीड की फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 80, टोटल टाइम अब 60 किलोमीटर चली है पहले, फिर उसमें लगी है हमको 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 60 चली, उसमें लगा हमको टाइम निकालना है ना, तो टाइम के लिए हमको डिस्टेंस अपॉन में स्पीड चाहिए।
तो 60 किलोमीटर चली 40 की स्पीड से, और रिमेनिंग 20 चली 20 की स्पीड से। दैन ये आ गया और ये 0 कट गई, तो किस 80, और ये कितना 2/3 नहीं 3/2 + 1 = यानी कि 80, 2 पर चला गया, और 3 2 5 ये आ गया, 5 से काटेंगे 16, 16 दूनी 32, और इसका आंसर आ गया यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड बन जाती है। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्विमिंग पूल है जो 30 मीटर लॉन्ग है, एज ए डेप्थ ऑफ वाटर हैज़ ए 30 मीटर लॉन्ग है, डेप्थ ऑफ वाटर दिया गया 0.8 मीटर एट वन एंड, एट 2.4 मीटर है अदर एंड पे, दैन द एरिया ऑफ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द पूल अलोंग द लेंथ। अब पूल जो होता है हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है, यानी कि ये स्टार्टिंग से होता है हमारे पास हल्का सा वाइड, और फिर जैसे जैसे हम आगे जाते रहते हैं ये थोड़ा और गहरा होता रहता है। ठीक है, ऐसा होता है कुछ पूल, यानी कि स्टार्टिंग से तो थोड़ा सा कम यहाँ पे होगा कि डिस्टेंस होगी इनकी कम होगी, और ऐसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे उसकी जो लेंथ है वो, यानी कि जो डेप्थ है वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, ऐसा कुछ पुल होता है। और यहाँ पे क्या होता है, पानी होता है पूरा, ऐसा पुल बन गया। आगे पिक्चर भी दिखा दूँ हम आपको। ठीक है, तो दिया गया क्या कि 30 मीटर लॉन्ग है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक किसी डिस्टेंस दी गई क्या 30, और 0.8 मीटर यानी कि छोटी लेंथ यहाँ पे है, यानी कि 0.8 दी गई इसकी वैल्यू, और यहाँ पे जो इसकी जो लेंथ है ये वाली, यानी जो यहाँ पे जो डेप्थ है इसकी वैल्यू दी गई 2.4 मीटर, 1 2 3 वैल्यू दी गई है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पूल अलोंग द लेंथ, यानी लेंथ हमारे पास ये थी, ये लेंथ है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है। अब इसको जैसे हम अगर राइट से देखें या फिर यहाँ से देखो या फिर यहाँ से देखो, देखने पे में कैसा लगेगा, और ये होगा, और ये लेंथ हमारी कुछ ये जो बड़ी वाली है ये वाली ये कुछ ऐसी होगी, और ये ऐसे गहराई में जा रहा होगा, तो ये वैल्यू होगी कितनी हमारी 0.8, और ये लेंथ हमारी होगी 30 मीटर, और ये जो लेंथ जो डेप्थ है हमारी, ये वाली जो डेप्थ है वो हमारी 2.4। ठीक है, और ये हमारा बनेगा एक ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है 1/2 पैरेलल साइड, यानी कि ये साइड और ये साइड, इसको मान लेंगे हम यानी L1 L2 मान लेते हैं, और इनटू में जो इसकी लेंथ है हाइट ये। ठीक है, तो 1/2 L1 L2 24 और 8 कितना हो गया 0.8 और 2.4 यानी 3.2, यानी कितना हुआ 30, डेसिमल से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 16, 16 दिए 48 मीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर आ गया 48। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दिया गया अनिल जो है बाएं छोर से 16वें स्थान पर खड़ा है, विकास दाएं छोर से 18वें स्थान पर है, अनिल गोपाल जो है अनिल से दाईं और 11वें स्थान पर है। पहले लिख लेते हैं कि जो अनिल है ये मान लिया हमने अनिल जो है बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, और विकास दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। यहाँ कोई राइट हैंड होगा यहाँ पर, और विकास यहाँ पे है, अनिल यहाँ पे है। ठीक है, गोपाल जो अनिल से दाईं और 11वें स्थान पर है। अब गोपाल अनिल के दाईं ओर यानी कि राइट हैंड साइड, इसका लेफ्ट ये है राइट ये है, तो यहाँ से गोपाल है 11वें स्थान पर, और विकास से दाईं छोर से 3रे स्थान पर है। विकास का राइट ये है और लेफ्ट ये है, यानी दोनों ही साइड मूव कर रहे हैं यानी ऊपर की तरफ। ठीक है, अब विकास के दाईं ओर से यानी कि यहाँ वहीं विकास है, यहाँ ये है। गोपाल जो अनिल के दाईं ओर से तो 11वें स्थान पर है, अनिल के दाईं ओर से हमने मान लिया 11वें स्थान पर, यहाँ से ये गया 11वें स्थान पर। ठीक है, यानी ये टोटल पीछे बनते रहेंगे 10, यहाँ आ गया 11वें स्थान पर 11th पोजीशन पर। और विकास के दाईं छोर से 3रे स्थान पर है, विकास से यानी विकास भी इसमें इंक्लूड है, 1 2 और ये 3, और ये तो दाईं छोर से था ही। 11th पोजीशन इसकी ये है, यानी कि अगर विकास की इस साइड से देखें तो यानी कि ये वाली पोजीशन 3rd है, लेकिन यहाँ से देखें तो 11th है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया। अब पूछा है हमको कि कितने व्यक्ति खड़े हुए हैं, 15 तो ये हो गए। ठीक है, हमारे पास 15 तो ये हो गए। अब जैसे यहाँ से स्टार्ट कर अनिल से, यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक जाते हैं, यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक जाते हैं तो कितने पोजीशन थी इसकी गोपाल की 11, तो 11 तो मेरे पास ये हो गए। और यहाँ से लेकर ये बंदे थे कितने 18, ये थे हमारे पास 18 टोटल विकास के ऐड करने के बाद, यानी विकास के समेत विकास को लेके अगर 18 थे, और जिसमें से हमने 3 इसमें इंक्लूड कर लिए
जो 3 थे 1 2 3, तो इसमें आ गए। बाकी कितने बच गए 15, 15 पिछले बच गए तो प्लस 15, तो 15 15 दूनी 30 और 1 11 41, तो टोटल कितने बंदे हो गए 41 बंदे हो गए कि लाइन में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।